नमस्कार, आप सभी को हमारे कोर्स एनिमल हस्बेंड्री ए टेक्निकल अप्रोच यानी पशुपालन एक तकनीकी दृष्टिकोण में सभी को स्वागत है। मैं डॉक्टर दयानिधि जेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आप सभी को पुनः स्वागत करता हूँ। तो आज जो हम जिस पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे उसका है नाम थॉइंग ऑफ सीमेन स्ट्रॉ एंड लोडिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी वीर्य स्ट्रॉ को पिघलाना और उसके कृत्रिम गर्भाधान के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 10वीं सप्ताह में चौथा क्लास है और ये मॉड्यूल फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान के मूल सिद्धांत के अंतर्गत है। तो चलिए, इस पाठ्यक्रम को हम कई भाग में बंटन किए हैं, जैसे कि ऑलरेडी हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये थॉइंग कैसे करते हैं, थॉइंग करने का क्या वजह है और कौन सा जो गलतियां होता है, जो साधारण गलतियां होता है हम थॉइंग के दौरान हमें नहीं करना चाहिए, और कैसे जो कृत्रिम गर्भाधान की जो गन होती है उसको कैसे लोड करेंगे और कौन सी टाइम पे हमें कृत्रिम गर्भाधान करना चाहिए। तो चलिए, ये थॉइंग होता क्या है। आप सभी को पता है, जो वीर्य का जो स्ट्रॉ है वो लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर के अंदर रखा जाता है। तो उसका टेम्परेचर कितना है, वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लीजिए इतना टेम्परेचर के कमी में है, थोड़ा अगर हम उठाएंगे, जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि आप एसी रूम में हैं। एसी रूम में कितना, एसी में मान लीजिए 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आप रूम में रुके हैं। बाहर जब आएंगे कि बाहर की तापमान मान लीजिए कि 40 डिग्री से ऊपर है, तो आपको कैसे लगेगा? बहुत शॉक लगेगा आपको। जैसे हम कहते हैं गर्मी की वजह से पूरा एसी में 22 डिग्री में बैठे थे, बाहर आए तो 40 डिग्री, तुरंत झटका लगेगा। तो उसी हिसाब से जो वीर्य का जो स्ट्रॉ है, जो हम लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर में रखे थे, जिसका टेम्परेचर सोचिए -196, 196 है, इतना कम है, इतना, तो तुरंत जैसे हम निकालेंगे ऐसे ही बाहर में, तो सारे जो स्ट्रॉ के अंदर जो वीर्य होगा वो सारे मर जाएंगे। तो इसीलिए वो कौन सी तापमान में और कितने टाइम तक हम कैसे रखेंगे कि उसके जो अंदर जो वीर्य है वो सही सलामत रहे, और जैसे भी हम कोई मादा के गर्भाशय में डालते हैं वो गाभिन कर सकता है, उसमें वैज्ञानिकों ने बहुत मतलब कोशिश की है। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किए कि अगर हम 37 डिग्री टेम्परेचर में 30 सेकेंड तक हम रखते हैं तो इसमें बहुत सारे जो वीर्य है वो जिंदा रहते हैं। खाली जिंदा नहीं है, तो उनके जो क्षमता रहता है गाभिन करने के लिए, तो वो बना रहेगा। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। और एक चीज है जो हम खाली आंख में नहीं देख सकते। मान लीजिए इतना -196 में था, अगर हम तुरंत निकालेंगे, ये जैसे कि एक हम स्ट्रॉ है, तो ये क्या ना, इसमें पानी होगा, तो हम खाली आंख में ये पानी दिखेगा, लेकिन अगर बारीकी से देखेंगे, कोई अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो वो जो वीर्य होगा उसके अंदर सब छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े जैसे बने हुए रहते हैं, और बर्फ बन गया मतलब वो वीर्य का जिंदगी खत्म। तो इसीलिए ये सब को हटाने के लिए तो हम ये जो क्रायो इंजरी कहते हैं, जो ठंड के वजह से जो इंजरी होता है, तो उसको हटाने के लिए और ये आइस क्रिस्टल बनने के लिए, उस रोकने के लिए हम लोग उसको थॉइंग करते हैं। नाउ, थॉइंग का प्रिंसिपल क्या, मतलब क्या है, इसमें मूल सिद्धांत क्या है? तो मूल सिद्धांत ये है, मोस्टली मतलब अधिकतर जो हम जो गांव में या फील्ड में जब हम इंसेमिनेशन करते हैं, वो 0.25 ml, ये जो स्ट्रॉ है ये 0.25 ml की ये स्ट्रॉ है। तो उसको क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर से तुरंत हम नेक तक, जैसे हम पिछले क्लास में एक बार दिखाए थे कि जो नेक होता है वहीं तक लाना है कैनिस्टर, वहीं से तुरंत उठाना है, एक्स्ट्रा उठा के तुरंत जहां थॉइंग करते हैं, मान लीजिए ऐसे एक कंटेनर है, तो इसमें तुरंत डालना है। डाल के बाद आपको एयर में ज्यादा टाइम नहीं रखना है, उसको हम कहते हैं फिर एयर थॉ, एयर को एयर में ज्यादा नहीं रखना है, तो तुरंत उसको डाल दो फॉर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में रखोगे तो उसमें सही रहेगा। और एक बार ध्यान रखिएगा, एक बार थॉ हो जाता है 30 सेकेंड बाद, ठीक है, जितना जल्दी हो सके मादा के गर्भाशय में डालना है। अगर आप लेट कर दिए 15 मिनट से, मोस्टली हम बोलते हैं
15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 15 मिनट से ज्यादा होगा, हो सकता है कि उसका जो जो मतलब जो क्षमता रहता है जो वीर्य के अंदर, वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके थॉइंग होने के बाद गर्भाशय में डालना बहुत जरूरी है। और मान लीजिए कि आप थॉ कर लिए हैं और किसी कारण के वशत आप वो गर्भाशय में डाल नहीं पाए, मतलब कृत्रिम गर्भाधान आप नहीं कर पाए, तो फिर वो जो वीर्य का स्ट्रॉ है उसको क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, आप उसको फेंक दीजिएगा। क्योंकि उसका दोबारा जो लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर में कभी भी मत रखिएगा, क्योंकि वो सारा स्पर्म फिर खत्म हो जाएंगे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए एक बार अगर हो जाता है और गाय गाय या भैंस अगर सही गर्म के है, तो उसी टाइम आपको गाय के गर्भाशय में आपको डाल देना है सीमेंट। अगर नहीं है तो आप स्ट्रॉ को आप फेंक दीजिएगा ना। अभी हम बारीकी से बताएंगे कैसे करना है। तो कोई भी, जैसे कि थॉइंग का प्रिंसिपल है, अगर आपके पास ऑटोमेटेड थॉइंग मशीन है, जैसे हमने उस दिन दिखाया था, बहुत सारे कंपनी में आजकल आता है, मिनी ट्यूब्स का आता है, आईएमबी से आता है, वो ऑटोमेटेड थॉइंग मशीन आता है। आप थॉइंग मशीन में पानी डालिए और इलेक्ट्रिक में लगाइए, तो पानी गर्म होता रहेगा। जैसे ही 37 डिग्री आपका आ जाएगा, आप बंद कर दीजिएगा, दैट इज वो होता है ऑटोमेटिक। उसके बाद आप सीमेंट स्ट्रॉ उसमें डालिएगा। लेकिन मान लीजिए आप गांव में हैं या फिर आपका वो ऑटोमेटिक मशीन काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम क्या कीजिएगा, उस टाइम नॉर्मली कोई भी बाउल है, जो हम थॉइंग बाउल वो कह सकते हैं, कोई बाउल में थोड़ा गर्म पानी डालिएगा और उसमें ठंडा पानी मिलाते जाइएगा, तब तक जब तक 37 डिग्री या 37 डिग्री मेंटेन ना हो। 37 डिग्री या 37 डिग्री अगर तापमान आपको मिल गया, तो आप उसी में थॉ कर सकते हो। पानी गर्म हो गया 37 डिग्री, उसके बाद LN2 कंटेनर से स्ट्रॉ को लाना है। ध्यान रखिएगा, अगर एक एनिमल है, एक स्ट्रॉ ही उठाइएगा, क्योंकि एक साथ मान लीजिए 10-12 अगर थॉ करते हो, कभी कभी क्या होता है, एक स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ में जुड़ जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, सही से वो थॉइंग नहीं होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जैसे ही आप स्ट्रॉ निकाल लिए कैनिस्टर से, उसको कैनिस्टर को तुरंत ही लिक्विड नाइट्रोजन अंदर में डालिएगा। ऐसे नहीं कि आप वहीं पे रखे रहिएगा, देखिएगा नहीं, आप जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, आप थॉइंग मशीन में डाल दीजिए 30 सेकंड के लिए, फिर निकालिए। उसके बाद क्या होता है कि आप कॉटन से अच्छा से उसको साफ कीजिएगा, कोई भी पानी का बूंद नहीं रहना चाहिए। क्यों? अगर पानी का बूंद रहेगा तो क्या होगा, और लिक्विड नाइट्रोजन तो इतना देर तक था, वो लिक्विड नाइट्रोजन है। लेकिन ये जो पानी है, थोड़ा अगर हम तो यही करने से पहले इसको काटेंगे, स्ट्रॉ को काटने में अगर हल्का सा पानी का एक बूंद अगर हल्का सा चला जाता है, तो पानी जो है उसको हम कहते हैं स्पर्मिसाइडल, मतलब वो वीर्य को मार देता है। तो इसीलिए ध्यान से, मान लीजिए एक एंड से कॉटन से ऐसे वाइप करना है, फिर दूसरे एंड से ऐसे वाइप करना है। आप टिश्यू पेपर इसीलिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किस किस चीज पे आप मान लीजिए थॉइंग कर रहे हो, कौन सी चीजों पे आपको बहुत ध्यान देना है। मान लीजिए नेवर लीव द कैनिस्टर वे अबव द फ्रॉस्ट लाइन, हम आपको बताए थे। मान लीजिए ये एक हो गया लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर, ठीक है, ये लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर, ये जो रीजन है ये है फ्रॉस्ट लाइन, ठीक है। जो कैनिस्टर अंदर ऐसे भरा हुआ होगा, कैनिस्टर ऐसे, ठीक है, जब भी हम उसको उठा के लाएंगे, तो ये जो कैनिस्टर है ये यहां तक होना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए। ऊपर लाओगे तो क्या होगा, इसके अंदर जितना भी स्ट्रॉ होगा सब वो वेस्ट जाएगा। इसीलिए ये कैनिस्टर को ये फर्स्ट लाइन तक लाना है, इससे ऊपर नहीं लाना है। और थॉइंग टाइम मस्ट बी कंट्रोल। थॉइंग टाइम मस्ट बी कंट्रोल मीन्स जितने टाइम, मिनिमम टाइम हो, जितनी मिनिमम 10 सेकेंड से ज्यादा आपको बाहर नहीं रखना है। यहाँ जितनी कम टाइम हो उतना अच्छा है। यहाँ आप लाइएगा, तुरंत एक्स्ट्रा निकालेगा, तुरंत डालेगा। हमेशा थॉइंग टाइम, ये ऐसा नहीं कि कोई कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आप लेके आ रहे हो, बात कर रहे हो, वो सब ध्यान नहीं है। पूरा हमेशा आपका ध्यान यहीं पे होना चाहिए, एक लाए, एक्स्ट्रा निकाले, तुरंत इसको रखना है। डू नॉट एयर थ्रू द सीमेंट स्ट्रॉ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बताए, इसको ऊपर नहीं लाना है कि एयर में स्ट्रॉ को ऐसे पकड़ के देख के नहीं रखना है, तो एयर थ्रो होगा तो तुरंत सारा वीर्य खत्म। तो इसीलिए एयर थ्रो नहीं करना है, हमें वाटर थ्रो करना है।
वाटर था किसमें, जिसमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो। और सीमेंट स्ट्रो तो निकाल लिया, जो काटना है हमेशा कट द सीमेंट स्ट्रो एट राइट एंड इज दिस लेवल। ये जो स्ट्रो है इसमें 2 एंड होता है, जैसे पहले बताया आपको। ये कॉटन प्लग एक है, ये होता है हमारे फैक्ट्री सील, और इस भाग में जो खुरदुरा जैसे रहता है वो है लैब सील, जो एक बार सीमेंट जाने के बाद वो पैक होता है। तो हमेशा क्या करना है, तो ये लैब एंड से ही काटना। अगर आप रिवर्स एंड में काटेंगे तो गया, कोई मतलब नहीं है, वो लीकेज प्रूफ नहीं होता है। तो कौन से एंड में आप काटोगे इसीलिए हमेशा ध्यान देना है। थॉइंग वाटर शुड बी क्लीन एंड फ्रेश। ये बहुत भी जरूरी बात है कि जिस पानी से आप थॉ कर रहे हो वो साफ होना चाहिए। मान लीजिए कोई गंदा पानी आप ले आए, गंदा पानी से आप थॉइंग कर रहे हो, तो वो जो सीमेंट स्ट्रॉ में तो वो गंदा पानी तो लगा है, आप डाल रहे हो पूरा गर्भाशय में डाल रहे हो, कोई बारीकी से अगर थोड़ा सा भी इंफेक्शन चला गया तो आपका वो गाय तो गाभिन नहीं होगी, ऊपर से वो इंफेक्शन फिर गर्भाशय में स्प्रेड होगा। तो इसीलिए जो भी पानी लाना वो साफ पानी लाना। अब हम दिखाते हैं कि गन लोड करने की प्रक्रिया क्या है। तो गन को कैसे हम लोड करें। मान लीजिए ये एक गन है, जो आपको एआई गन हम दिखाए थे। इस पे 2 ऐसे ही, एक पिस्टन बोलते हैं या स्टाइलेट बोलते हैं, ये ऐसे रहता है, और ये एक स्ट्रॉ है, ये स्ट्रॉ है। हम मान के चले ये स्ट्रॉ थॉ हो चुका है, मतलब थॉ हम कर चुके हैं। इसको क्या करना है, पहले थॉ होने के बाद ये है स्ट्रॉ कटर। इसमें आप ध्यान से देखिएगा, एक मतलब इंसर्ट करने के लिए एक जगह है, तो आप ऐसे ही एंटर कीजिए स्ट्रॉ को, और इसमें एक पिस्टन होता है, तो उसको ऐसे कट कीजिए। तो कट करने से वो एक पार्ट वो कट जाता है। कट करने के बाद इस पिस्टन को हल्का से ऐसे पुल कीजिएगा, और पुल करने के बाद ये पूरा जो गन की जो अंदर जो खोखलापन है हर जगह पर नहीं है, एक पॉइंट पे क्या होता है उसमें एक स्टेज बना रहता है, अंदर से थोड़ा सा बना रहता है, ताकि जैसे हम इसको लोड करेंगे ये जाके अंदर अटक जाता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा अंदर खोखलापन है, पूरा यहां से यहां आ जाएगा। आप तो देख रहे हैं ये जो है स्टाइलेट जो है या प्लंजर जो है, ये तो पूरा अंदर है, तो ये तो स्ट्रॉ निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ एक स्टेज बना हुआ है, तो ये स्ट्रॉ जाके वहीं अटकता है। यहाँ अटकने के बाद मान लीजिए आपका ये गन रेडी है। इसमें ये एक सिंगल यूज प्लास्टिक एआई शीट है, ये पूरा देखिए दोनों साइड से बंद रहता है, और इसको तोड़िएगा। तोड़ने के बाद ये जो है एआई शीट है, तो इसको आप बारीकी से ये स्प्लिटेड है, पहले से बताया था स्प्लिटेड है, आपको बारीकी से ऐसे लगा के ऐसे जैसे खींचेंगे, वो ब्लू वाला पार्ट देखिए वो आराम से ऊपर जा रहा है, ठीक है। वो ऐसे ही जाके ध्यान रहिएगा, ये जो शीट है पूरा ऐसे ऊपर से नहीं पकड़ना है, जो शीट को पूरा नीचे से आपको पकड़ के ऐसे पुल करना है, तो ऑटोमेटिकली जाके वो आगे टाइट हो जाता है। अब देखिए पूरा फिट हो गया। ये जो है अभी आपको दिखाने के लिए हम छो रहे हैं, वरना यहाँ नहीं छोना है। तो ये देखिए पूरा जो सीमेंट स्ट्रॉ था पूरा टाइटली फिट हो गया है, और वो ग्रीन कलर का नॉब है वो है। अब आप क्या कीजिएगा, ये जो प्लंजर है ये अभी आपका एआई गन रेडी है। और नॉर्मली क्या होता है, अगर शीट लगा हुआ रहता है तो बहुत बेटर है, ऐसे आप रख के ये अभी हमारा गन रेडी हो गया है। अभी चलते हैं, ये जैसे आप बता दिए ये सारा स्टेप है, ठीक है। कट होने के बाद ये गन अभी हमारा लॉक हो गया, पूरा रेडी हो गया एआई के लिए। नाउ क्या क्या चीज में हम ध्यान रखना चाहिए कि एआई करने से पहले। एआई करने से पहले हमेशा आपको ध्यान देना है कि गाय को प्रेग्नेंट है कि नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, कुछ गाय गाभिन होते हैं फिर भी वो घर में आते हैं, तो क्या मतलब किसान क्या करेगा, तो उसको लेके आ जाएंगे गाभिन मतलब कृत्रिम गर्भाधान के लिए। लेकिन एज ए आपको एक एआई टेक्नीशियन हो या डॉक्टर होने वाले हो, तो आपको ध्यान देना है, जांच करना है कि गाय सच में गाभिन है कि सच में हीट में है या गर्म में है। अगर गाभिन है तो आपको एआई नहीं करना है। एनिमल इज इन हीट। कभी कभी क्या होता है
कि किसान आज गर्म में आई है गाय, किसान 3 दिन बाद लेके आते हैं, तब तक उसके क्या बोलेगा किसान कि गाय परसों आई थी, नरसों आई थी, तब वो आपको वीडियो चढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो उस टाइम क्या होगा कि बेहतर है कि वो किसान को आप सलाह दीजिए कि वो अगले महीने या जब अगली बार जब घर में आए कि सही टाइम पे आ जाए। नाउ चेक द साइज ऑफ द एनिमल, ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि छोटा गाय है और बड़ा ब्रीड की आप सीमेन लगा रहे हो, तो क्या होता है बछड़ा तो या बाछी जो भी होगा तो बड़ा साइज का होगा। तो उसमें क्या होता है जब बच्चा जब पैदा होने का टाइम आता है तो वो फंस जाता है। तो हमेशा वो साइज ऑफ दी का जो गाय का साइज है, बॉडी वेट है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। और एक चीज है कि जो ध्यान देने की बात है, अगर गाय ने गाय ने बच्चा दिया है, नॉर्मली सब कुछ सही है, तो कम से कम 30 दिन का गैप होना चाहिए। गाभिन बच्चा दिया है उसके बाद जो पहली उसके बाद जो गर्भ में आती है उस वाला स्ट्रेस को या फिर जो गर्भ में को उसको आप छोड़ दीजिएगा। अगर सही से नहीं हुआ है, मतलब डिस्टोकिया हुआ था या फिर जो जेर फंसा था, तो उस केस में आप 90 दिन तक इंतजार कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही सलामत है, आप पूरा श्योर हैं कि हाँ पूरा निश्चित रूप से आपको पता है कि अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, देन ओनली आप आगे जा सकते हो। और ये प्रीवियस ब्रीडिंग हिस्ट्री भी जानना भी जरूरी है ना। तो थोड़ा टाइम जानते हैं, कौन से टाइम पे हमें अभी जो बोल रहे हैं कि गाय को सही टाइम पे इंसेमिनेशन करना है, तो कौन सा टाइम सही रहता है, कौन सा टाइम सही है, कौन सा टाइम गलत है। तो सही टाइम जानने के लिए क्या होता है, मान लीजिए सुबह गाय आई है, जो हम कहते हैं AM PM रोल। मान लीजिए सुबह वो गर्भ में आई है, तो वो शाम को हमें कृत्रिम गर्भाधान के लिए लाना जरूरी है। मान लीजिए शाम को आई है तो उसको सुबह करना है, मतलब इसलिए बोलते हैं AM PM रोल। तो किसान तो ये करना है। और गाय सही में हीट में है कि नहीं, तो कैसे जानेंगे। तो मान लीजिए कुछ बाहर से कुछ होता है ना, बाहर से देख सकते हैं, जैसे कि उसका डिस्चार्ज आता है, जैसे कि बहुत ऐसे जैसे रस्सी जैसा लटकता रहता है, उसको कहते हैं क्लियर ओपी और विस्कस डिस्चार्ज, जैसे पूरा ही आता है। और कभी कभी गाय बोलती भी है। बहुत बार क्या होगा, किसान आएंगे बोलेंगे कि हमारा आज गाय सुबह से बोल रही थी, तो इसका मतलब वो उसको बिलोइंग कहते हैं हम। तो वो हो सकता है कि गाय गर्म में है और थोड़ा रेस्टलेसनेस और अलर्टनेस भी उसी टाइम पे बढ़ जाती है। ये तो हो गया बाहरी वाला चीज। लेकिन आपके पास जब आएगा, आप अंदर की भी चीज सब सही है कि नहीं देखेंगे। तो अंदर में क्या होगा, जैसे कि आप जैसे यूट्रस का जो गर्भाशय का दो जो हॉर्न होते हैं वो पूरा स्ट्रॉन्ग आपको फील होगा कि हाँ ये रिजिड है ऐसे पूरा। आपको एक जो जहाँ पे अंडा निकलता है तो वहां पे एक फॉलिकल मिलेगा, वो जैसे जैसे आप परेक्टल या पाल्पेशन करते जाएंगे वो आपको उतना मिलता जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है ये जानना। तो चलिए अभी चलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान के ऊपर, को कृत्रिम गर्भाधान कैसे करना है। तो क्या क्या है, सारा चीज आपके पास रेडी होना चाहिए। जब भी आप AI के लिए जा रहे हैं उसी टाइम सारा चीज जरूरी होना, मतलब सारा चीज एक जगह होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जा रहे हो अरे ये सामान नहीं है वो सामान नहीं है, वो सब नहीं होना चाहिए। आपका सारा टिश्यू पेपर से लेकर एप्रोन सारा सारा रेडी होना चाहिए। उसके बाद एनिमल को ट्रेविस में सही से बांधना है। सही से नहीं बांधो क्या होगा, कुछ कुछ जानवर क्या होते हैं लात मारते हैं, तो वो इंजोर्ड इधर आपको होगा या आपके साथी को होगा या जो भी होंगे। तो हो सकता है जो जानवर के लेके आते हैं किसान भाई बहन, तो उनको भी हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा गाय को या भैंस को सही से ट्रेविस में बांधना जरूरी है। उसके बाद क्या करना है कि जो फुल हैंड ग्लोव्स है उसको आप पहनिए और उसमें प्रॉपर लुब्रिकेंट, जैसे या रिप्रो जेली आपको पिछली बार दिखाए थे, तो रिप्रो जेली हो या पैराफिन जेल हो, या अगर फील्ड में अगर आपके पास कोई जेली रेडीमेड नहीं है तो कोकोनट ऑयल या उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हो सकते तो पैराफिन यूज कीजिएगा, वो बहुत अच्छा रहता है। तो उसको यूज कर लुब्रिकेंट लगाइए और गाय के रेक्टम में आप हाथ डालिए। हाथ डालने के बाद क्या होता है, जितनी काव डंग है जो गोबर है वो एक हुइप से सारा निकाल लीजिएगा। ऐसे नहीं कि बार बार आप हाथ डाल रहे हो। बार बार हाथ डालने से क्या होता है, जो बाहर की जो हवा है वो अंदर घुसता है। उसमें घुसने के बाद क्या होगा, तो आप जैसे देखोगे ना, तो वो आप सही से जो सर्विस होता है उसको आप उठा नहीं सकते हो। वो फिर वो गाय को भी तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ होगा, क्योंकि आप सही से पकड़ नहीं पा रहे होंगे आप सर्विस को। तो इसलिए बार बार नहीं करके एक बार में गोबर जितना होगा कोशिश कीजिएगा निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद
सर्विक्स आप सही से पकड़िए एक हाथ में, फिर एक आपके स्टाफ हो किसी को बोल देगा, उसमें सारा जो वल्बार रीजन में जितने थोड़ा अगर टिश्यू पेपर हो उसी से पूरा प्रॉपर्ली साफ करने के लिए। क्यों? अगर हम ये मान लीजिए ये गन रेडी है, इसी को अगर हम वल्बा के थ्रू अगर इंसर्ट कर रहे हैं, अगर थोड़ा भी इसमें गोबर लग के गया तो ये तो पूरा यूट्रस तक हम ले रहे हैं, तो ये सारा वो गोबर जाके यूट्रस में जमा होगा, तो वो फिर वो इन्फेक्शन बढ़ता है। उसको सब बचाने के लिए तो आपको क्या करना है कि कोई टिश्यू पेपर किसी से उसको आप साफ कर दीजिएगा वल्बा रीजन। तो वल्बा रीजन करने के बाद उसमें सर्विक्स को होल्ड कीजिए और एक्सटर्नल ऑस ऑफ दिस शुड बी पाल्पेटेड। एक्सटर्नल ऑस ऐसे जैसे फोटो में दिखाया हूं, देखिए ये आप मान लीजिए ये हाथ है इसमें, ठीक है, ये हाथ है, तो ये जो सर्विक्स है मान लीजिए बारीक तरह से दिखा जाए तो मान लीजिए ये रीजन जैसे हो गया सर्विक्स, ठीक है, ये है एक्सटर्नल ऑस, ये जो पॉइंट है ये है एक्सटर्नल ऑस, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल ऑस में आपको जैसे ऐसे उंगली में जैसे पकड़ रहे हैं तो ऐसे ही आपको उंगली में पकड़ना है। तो ऊपर से रेक्टम के थ्रू आपको इसको फील करना है कि हाँ ये जैसे दिख रहा है ना ये, तो ऐसे ही पॉइंट एक होगा, ये है एक्सटर्नल ऑस। उसी हिसाब से ये जो पॉइंट इधर एक दिख रहा है ये है इंटरनल ऑस। तो इंटरनल ऑस हमें कृत्रिम गर्भाधान के इतना इंपोर्टेंस नहीं है, हमें फील करना है किसको, ये जो है एक्सटर्नल ऑस को। इसको फील करने के बाद जैसे ये बारीकी से स्टेप बाय स्टेप ये फील करने के बाद तो गन का जो टिप है, ये जो टिप है तो यहाँ प्रेस कीजिएगा एक्सटर्नल ऑस। मान लीजिए ये एक्सटर्नल ऑस है तो यहाँ प्रेस कीजिएगा। अब दो तरीका होता है ये करने के लिए, सर्विक्स पास करने के लिए। या तो आप गन को ऐसे स्ट्रेट रखिए, ये जो सर्विक्स है मान लीजिए इसको आप धीरे धीरे ऐसे कीजिएगा, या फिर सर्विक्स को कांस्टेंट रखिए, गन को धीरे धीरे ऐसे आप करा सकते हैं। ये आपके कन्वीनियंट, आपको जो अच्छा लगे विथ आपका एक्सपीरियंस जैसे तजुर्बा बढ़ता जाएगा तो आप ऐसे कीजिएगा। बेहतर होता है क्या, जैसे गन को आप ऐसे ऐसे करते हो तो ये सर्विसाइटिस या पिंचिंग सर्विस को ज्यादा होता है। तो ये होगा कि आप गन को कांस्टेंट ऐसे रखिए और सर्विक्स को जो है ना धीरे धीरे करके ऐसे आप लाइए, ठीक है। तो ये सर्विक्स हो गया। जैसे ही सर्विक्स पास हो गया, ये मान लीजिए इंटरनल ऑस है, ये फोटो जो आपको दिखा रहे हैं, मान लीजिए ये आपका इंटरनल ऑस है। तो यहाँ इसके बाद इंटरनल ऑस पास करने के बाद जो पॉइंट आता है उसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द यूटेरस। तो ये जो बॉडी ऑफ द यूटेरस है हम यहीं पे लिक्विड सीमेन, हम जो फ्रोजन सीमेन यहीं पे डालते हैं। तो आप देखिए जैसे ये जो फोर्थ पिक्चर में जो है, देखिए ये गन पूरा ऐसे आया है, आप एक हाथ में ये रेक्टम के अंदर है ये हाथ, सर्विस को आप पकड़े हैं और ये जो गन है आप सीधा लाके यहीं जमा कर रहे हैं, ये बॉडी ऑफ द यूटेरस इतना एरिया, ठीक है। ये यहाँ पे आपको जमा करना है। ध्यान रखिएगा कि अगर ये सीमेन यहाँ नहीं डाल के मान लीजिए हम यहाँ डाल दिए या सर्विक्स में कहीं पार्ट में बीच में डाल दिए, तो उसमें क्या होता है, जितना जरूरी है वो सीमेन वहां सही जगह पे नहीं पहुंच पाएगा। तो उसमें क्या होता है, जितना हम सोचते थे कि हम इतना प्रेगनेंसी कवर करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बॉडी ऑफ द यूटेरस में डालना जरूरी है। कुछ कुछ और भी कहते हैं जो ये तो हम बॉडी ऑफ द यूटेरस में जमा करते हैं। कुछ और भी एक टेक्निक कहते हैं कॉर्नुअल इंसेमिनेशन। कॉर्नुअल इंसेमिनेशन क्या होता है, मान लीजिए ये दोनों हॉर्न है तो ये दोनों है, इधर वो यहाँ जमा नहीं करके, या आप जो देख रहे हैं आप इधर जमा नहीं करके वो क्या करते हैं, इधर जमा करने लग जाते हैं, तो यहाँ जमा कर देते हैं। इसको हम कहते हैं कॉर्नुअल इंसेमिनेशन, जो डायरेक्ट जाके गर्भाशय के जो यूट्रस हॉर्न में जाके जमा करते हैं। लेकिन वो बहुत मतलब आपको जानना है कि मान लीजिए यहाँ ये एक ओवरी है, ये एक ओवरी है, अगर यहाँ अंडा निकल रहा है तो आप यहाँ जमा कीजिए। मान लीजिए गलती से यहाँ अंडा निकल रहा है और आप यहाँ जमा कर दिए तो आपका उस टाइम गर्भ होने मतलब जो गाय को गाभिन होना मुश्किल है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ जमा कीजिए, जो कि हम कहते हैं बॉडी ऑफ द यूटेरस। हम इसमें लिख देते हैं जैसे बॉडी ऑफ यूटेरस, आपको यहां जाके जमा करना है, ठीक है। जैसे आफ्टर ओपनिंग द वल्वा लिप्स गन में बी इंसर्टेड 45 ये एंगल इसमें देखिए। कभी कभी क्या होता है, जो गाय ज्यादा उम्र हो जाता है तो उनका जो वाजन है के अंदर जो फोल्ड होते हैं वो काफी फोल्ड होता है। जैसे मान लीजिए मेरा ये हाथ है, ये मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा तो बहुत फोल्ड हो जाएगा। तो वो फोल्ड को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, सर्विस को पकड़ के आप स्ट्रेट खींच लीजिए। जैसे ही खींच लेंगे आगे की तरफ तो वो जो फोल्ड है
वो सब स्ट्रेच हो जाएगा। मान लीजिए गले में हमारा फोल्ड हो रहा है, ऐसे कर देंगे तो सीधा हो जाएगा। उसी हिसाब से वो सर्विक्स को पकड़ के अगर ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे तो जो भी वाजिनल फोल्ड है वो सब स्ट्रेट हो जाएगा। और जैसे आप एआई गन डालेंगे वो पूरा वो आराम से जाएगा। अगर कोई फोल्ड, मान लीजिए यहाँ एक फोल्ड है, यहाँ एक फोल्ड है, मैं डाल रहा हूँ लेकिन वो यहाँ जाकर अटक रहा है, अगर मैं इसको सीधा करूंगा तो गन आराम से पास हो सकता है। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा वो एआई करते वक्त, कृत्रिम गर्भाधान करते वक्त, ठीक है। और ऐसे जैसे आप देखे हैं सर्विक्स में ये सब फोल्ड होता है, तो वो सर्विकल फोल्ड जो होता है उसको ध्यान से एक बाय एक आप पार करना है। कभी बहुत बार कभी कभी इतना एक्सपीरियंस होने के बाद कुछ गाय में क्या होता है सर्विसाइटिस हो जाता है, जो बार बार गन ऐसे ऐसे करके वो हो जाता है, तो उसको आराम से आप पास कीजिएगा, सर्विकल इच सर्विकल जो फोल्ड होता है, ठीक है। आप अभी तो क्या हो गया, सीमेंट हम बॉडी ऑफ द यूट्रस में जमा कर दिए हैं। जमा होने के बाद जब आप गन जब निकालोगे वो धीरे से निकालिएगा। क्या होता है, ऐसे नहीं कि जल्दी गन है और जल्दी से आप निकाल लिए। जल्दी से निकालने के बाद क्या होता है, थोड़ा माइन्यूट टाइम के लिए वहां क्या होता है वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो जो वैक्यूम क्रिएट होता है कुछ सीमेंट क्या होता है वो वापस फिर वो सर्विक्स में वापस आ जाएंगे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप जैसे सर्विक्स ऐसे थोड़ा ऊपर करके धीरे से आपको गन को निकालना होगा। नाउ अब मान लीजिए आपका एआई हो गया, अब क्या करना है। एआई करने के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मान लीजिए एआई हो गया तो मैं उसको क्या करूंगा, ये स्ट्रो को भी निकाल दूंगा। ये इसी को यहीं से पकड़ के थोड़ा टिल्ट करके थोड़ा फोर्स देके धीरे धीरे इसको निकाल दूंगा, ठीक है। गन तो ये तो एआई गन तो आ गया। अभी आपको क्या करना है, इसमें जो स्ट्रॉ में आता है हर स्ट्रॉ में कुछ कुछ लिखा रहता है, जैसे कि बुल नंबर क्या है, जैसे आपको उस दिन बताया था बुल नंबर क्या है, कौन सा ब्रीड के है, वो जो सीमेंट जिसका था, वीर्य जिसका था, तो ये सारा आपको लिखना है रिकॉर्ड में। एआई रिकॉर्ड हम कहते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है कि एआई डन विथ फलाना बुल नंबर दिस वन। तो आपको ये रिकॉर्ड रखना बहुत आवश्यक है, तो ये आपको रखना है। और एक चीज है, जैसे आप निकालेंगे अगर कोई गाय के गर्भाशय में कोई इन्फेक्शन है तो उन इन्फेक्शन में यहाँ कुछ लगा होगा टिप में, या फिर अगर आप जबरदस्ती गन पास किए हो तो अंदर अगर सर्विस में ब्लीडिंग हुआ हो तो ये टिप में ब्लड लगेगा। तो आपको ध्यान देना है कि ये ब्लीडिंग हुआ था कि नहीं, या गाय में कोई अंदर के कोई समस्या है। अगर समस्या होगा, मान लीजिए कि अंदर माद भरा हुआ है, पस भरा है कम मात्रा में लेकिन पस है, पूरा 100% मान लीजिए वो गाय गाभिन नहीं होगी, क्योंकि गाय के गर्भाशय में ऑलरेडी प्रॉब्लम है। तो वो चीज आपको ओनर को उस टाइम बोल दीजिएगा कि बाहर तो नहीं आ रहा था लेकिन अभी जो देख रहे हैं इसमें माद भरा हुआ है, तो हो सकता ये गाय गाभिन नहीं होगी। वरना क्या होगा, वो किसान आके बोलेगा सर आप तो किए थे गाभिन के लिए, हम दिए थे, कृत्रिम गर्भाधान के लिए दिए थे, लेकिन हमारे गाय फिर वो पलटा दी, मतलब वो गाभिन नहीं हुई, तो ये आपका दोष है। तो उस केस में अगर कोई इन्फेक्शन है तो ये आपका जिम्मेदारी है, वो किसान को बोलना है कि ये अंदर ये गड़बड़ी था, इसीलिए होने का चांसेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद थॉइंग यूनिट में जो आप पानी है उसको फेंकिएगा। क्या होता है, मान लीजिए थॉइंग यूनिट जो इलेक्ट्रिकल थॉइंग यूनिट है, आप अगर उसको वैसे पानी रखिएगा तो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वो सर्किट गड़बड़ होगा। तो उसको कोई गड़बड़ी ना हो, थॉइंग खत्म, तो आप थॉइंग वो पानी सारा फेंक दीजिएगा, ठीक है। और जो भी आप सामान लाएं उसको प्रॉपर्ली साफ करके उसको सुखा के मतलब ऐसे नहीं धूप में सुखाएंगे, मतलब क्लीन करके टिश्यू पेपर हो, कॉटन हो, उसमें साफ सफाई करके आराम से स्टोर कीजिएगा। और चेक फॉर एनी स्पिलेज इन द शीट, जैसे ही आपको बोला था, ये जैसे कि अगर उल्टा दिशा में आप काट देते हो, इसमें एक रहता है कॉटन शीट रहता है, जैसे आप वो एआई गन से पुश पुल करते हो, वो जो लास्ट में जो कॉटन प्लग जो था वो उसको पुश करते करते हुए आगे जाके सारा सीमेंट को निकाल देगा। लेकिन अगर कॉटन को पहले से काट दोगे और लैब एंड को काटने के बजाय आप अगर फैक्ट्री एंड को काट दोगे, तो जैसे आप एआई गन लगाओगे वो सारा कुछ ये शीट में आपको मिलेगा। तो वो कोई स्पिलेज अगर हुआ है, आप देख रहे हो तो आपसे गलती हुआ है, तो सीमेंट तो सारा वीर्य तो इसमें घुसा है, तो इसीलिए आपको हो सकता है आपको दोबारा दूसरा स्ट्रोक वो आपको थॉ कीजिए और दोबारा उसमें सीमेंट चढ़ाइए। तो ये बहुत आवश्यकता है, इसलिए कि होने के बाद कृत्रिम गर्भाधान के बाद आपको सारा चीजें देख लेना चाहिए। और एक चीज, डिस्कार्ड द हैंड ग्लोव्स टिश्यू पेपर शीट आफ्टर दिए। अब ये शीट तो हमारा यूज नहीं है, सिंगल यूज था, तो ये हो गया, इसको प्रॉपर डिस्पोजल करना है। ऐसे नहीं कि कहीं पे आया कहीं पे आप फेंक दिए,
तो ये भी सही नहीं है, प्रॉपर जगह पे आप उसको डिस्कार्ड कीजिए ना। इसमें हम क्या कंक्लूजन या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो ये है जितनी भी प्रोसेस है थॉइंग के टाइम में आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मान लीजिए 0.25 ml मतलब मान लीजिए कि मतलब 4-5 बूंद है, मतलब 2 बूंद है ऐसे ही, उसी से आपको गाय का गाभिन होती है, तो इतना कम है, तो जाहिर सी बात है अगर थोड़ा सा इधर उधर कोई गड़बड़ी हुआ तो सारा अंदर जो वीर्य है खत्म। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ध्यान देना है कोई भी डैमेज नहीं हो स्पर्मेटोजोआ को। दूसरी चीज क्या है, और टेम्परेचर जो बैलेंस है, एयर थॉ नहीं करना है, पानी में थॉ करना है 37 डिग्री में 30 सेकेंड के लिए, और थॉ होने के बाद तुरंत गाय को गर्भाशय में वो सीमेंट डालना है। अगर लेट किए तो आपको जो आपका परिणाम चाहते थे वो नहीं होगा। और सारा चीज करने के बाद जो हमारा रजिस्टर है उसमें आपको रजिस्टर मतलब सारा डाटा एंट्री करना है, उसमें बहुत फायदा होता है। मान लीजिए कि आज आप किए हैं, आप लिख दिए हैं, मान लीजिए आप एक गाय है तो आप याद रहता है, जैसे 5-10 गाय हो गया, कौन सा दिन किसको आप इंसेमिनेट किए थे आपको कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन आप रजिस्टर में देखेंगे इस गाय का नंबर इतना है, हम इतने दिन पे हम सीमेंट चढ़ाए थे और इतने दिन बाद वो फिर से गर्भ में नहीं आई, तो हो सकता है वो गाभिन है। अगर आ गई तो हम इतने दिन पे किए थे फिर से आ गई, मतलब वो गाय पलटा दी, क्या गड़बड़ी है, तो किसमें गड़बड़ी है, वो सब जांच के हम आगे की तरफ फिर सोच सकते हैं या प्लान कर सकते हैं। और आगे अगर जानना है और ज्यादा कुछ पढ़ना है तो ये जैसे मैं बोला हूँ, ये 3 किताब आप पढ़ सकते हैं, तो ये मार्केट में अवेलेबल है, ये बहुत अच्छी किताब है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पेशेंस के लिए, थैंक यू।